हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। थोड़ा सा अलग लग रहा हूँगा क्योंकि घर की खेती है जो काट दी है। कोई बात नहीं, घर की खेती दोबारा उग जाएगी। चलिए, तो आज हम क्या करने वाले हैं बेसिकली दोस्तों, आज हम करने वाले हैं 1% कंपनी का चैप्टर स्टार्ट। देखिए, अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो ये एक डिफरेंट चैप्टर नहीं है। अगर आप अपनी बुक में देखते हैं, नोटिस करते हैं, तो दिस इज नॉट अ डिफरेंट चैप्टर। ये 1% कंपनी मैंने एक चैप्टर बना लिया क्योंकि अपने आप में एक अच्छा चैप्टर, अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। 1% कंपनी के अंदर ही बहुत सारी बातें जो 1% कंपनी से रिलेटेड है। दोस्तों, हमने 6 क्लास लगाकर 2 चैप्टर खत्म करे हैं। अब हमारा कोर्स थोड़ा स्पीड में चलेगा क्योंकि अब बेसिक अच्छे से हो चुका है। आपका बेसिक चीज आपकी कवर हो चुकी है, सब कुछ आपका कवर हो गया है। बेसिक में आपको सब पता चल गया, कंपनी क्या होता है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल क्या होता है, कितने टाइप्स की कंपनीज होती है, ये सारी बातें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। हालांकि स्टडी मटेरियल के नोट्स जो है वो बड़ी वाइड है, उसमें से कुछ पार्ट मैंने कट करे और कुछ पार्ट जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने लेकर इसके अंदर डाला। जो भी मेरे नोट्स होते हैं वो होते हैं सीएमए के स्टडी मैट से। सीएमए के स्टडी मैट से ही मैं अपने नोट्स को बनाता हूं, बट सारा कंटेंट वहां से नहीं लेता। जो इररेलीवेंट पार्ट मुझे लगता है कि अगर ये नहीं भी लिखेंगे तो इंस्टीट्यूट को या एग्जामिनर को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो हटा देता हूं और बाकी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सभी यहां पर डालता हूं और आपको समझाता हूं एक एक लाइन। अब से हम चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे, तो 1% कंपनी हम आज की क्लास के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं। 1% कंपनी, देन इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन, रजिस्टर ऑफिस ऑफ अ कंपनी, ये चैप्टर मेरे बनाए गए हैं। हो सकता है ये स्टडी मैट से डिफर करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टडी मैट में क्या है, यहाँ क्या है। कंटेंट मैच होना चाहिए, एक एक चीज मैच होनी चाहिए स्टडी मैट के अंदर। ठीक है सर, आइए तो स्टार्ट किया जाए आज की क्लास के अंदर 1% कंपनी। तो काइंड्स ऑफ कंपनी में आपको पढ़ा रहा था 1% कंपनी, तो मैंने आपको बताया था कि जब एक पर्सन अपनी कंपनी खोलता है उसको हम 1% कंपनी कहते हैं। इतनी सी बात ही हमने पढ़ी थी कि एक पर्सन द्वारा जब कंपनी, कोई संस्था खोली जाती है उसको हम 1% कंपनी कहते हैं। अब 1% कंपनी क्या है एक्चुअल में, क्या क्या कंटेंट इसके अंदर है, तो आइए स्टार्ट करा जाए चैप्टर 1% कंपनी। और अब कोर्स थोड़ा स्पीड से चला करेगा, ठीक है, कोई रुकावट नहीं, स्पीड से कोर्स चलेंगे। बढ़िया से आप भी स्पीड से ला दो, एक तरीका बना लो कि हाँ मुझे रोज की इतनी क्लास देखनी है ना, तो स्पीड से कोर्स हम करेंगे। चैप्टर 3 मैंने अपने अकॉर्डिंग लिख दिया है 1% कंपनी। तो सबसे पहली लाइन में लिखी हुई है डेफिनेशन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट दैट 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैव ओनली अ 1% एज अ मेंबर। जब एक पर्सन मेंबर की तरह पर कंपनी खोलता है, वही शेयर होल्डर है, 100% शेयर होल्डिंग उसी के पास है, 100% अपनी कंपनी के शेयर उसी के पास है, वही कंपनी का मेंबर है, शेयर होल्डर वन ऑफ द सेम थिंग। जब एक पर्सन किसी कंपनी को खोलता है या किसी कंपनी में सिर्फ सिंगल पर्सन होता है, उसको हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 के तहत 1% कंपनी कहते हैं। इतनी ही बात मैंने आपको पढ़ाया था। और मैं दूसरी लाइन में आपको पढ़ाया था ये काइंड्स ऑफ प्राइवेट कंपनी के क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी के कितने काइंड्स होते हैं। हालांकि 1% कंपनी भी एक प्राइवेट ही कंपनी है क्योंकि पब्लिक कंपनी खोलने के लिए मिनिमम 7 मेंबर चाहिए, है ना। तो काइंड्स ऑफ प्राइवेट कंपनी ही है ये। अब यहां से हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। अब यहां से जो तीसरा पॉइंट है वो क्या कहता है, कहता है एक एक लाइन पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो और उसको समझो क्या कह रहा है। द 1% कंपनी इज अ फीचर्स दैट was proposed for the first time in the Companies Act। वैसे कि इसको याद करने की कोई भी नीड नहीं है, इस पॉइंट को कोई भी याद करने की नहीं है, इंट्रोडक्शन पार्ट है। कुछ कुछ पार्ट होगा जो हाँ मुझे लगता है कि हाँ ये याद करना चाहिए। यहाँ पर कहा गया कि 1% कंपनी प्रपोज करा था 2013 के कंपनीज एक्ट में पहली बार। दिस कंपनी हैज बीन डिस्क्राइब अंडर सेक्शन 3 ऑफ 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये कंपनी को सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 के तहत डिस्क्राइब करा गया, बताया गया कि हाँ इसके अंदर ये चीज है। इट वाज जे ईरानी एक्सपर्ट कमेटी दैट रिकमेंडेशन द फॉर्मेशन ऑफ सच टाइप ऑफ कंपनी। तो यहाँ पर किसके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी, जे ईरानी जो कि कमेटी के एक्सपर्ट थे, उनके द्वारा दी गई थी यहाँ पर रिकमेंडेशन कि हाँ ऐसी भी टाइप की कंपनी होनी चाहिए जहाँ पर एक पर्सन द्वारा भी कंपनी खोली जा सके, जहाँ पर एक पर्सन द्वारा भी कंपनी खोली जा सके। ये एक इररिलेवेंट पार्ट है, बस इतना याद रखिएगा, जे ईरानी द्वारा ही यहाँ पर
प्रपोज करा था, मतलब यहाँ पर बताया गया था कि इस टाइप की कंपनी खोलनी चाहिए, और तब जाके 2000 कंपनी एक्ट 2013 में ये आया। इन 1% कंपनी देयर इज ओनली 1% अपॉइंटेड एज इट मेंबर्स। ये हमें पहले ही पता है कि 1% कंपनी के अंदर एक ही पर्सन होता है जो मेंबर के लिए अपॉइंट होता है, वही 100% शेयर होल्डिंग होती है। इन ओपीसी 1% कंपनी को आज के प्यार से ओपीसी कहेंगे। इन ओपीसी मे बी रजिस्टर्ड एज अ लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी। अब ये दोनों ही बात मैंने आपको बता दी थी कि लिमिटेड बाय शेयर क्या होता है और लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है। भूल गए हैं तो एक बार नोट्स को दोबारा घुमा लीजिए। ये कह रहा है ओपीसी को आप दो ही तरीके से रजिस्टर कर सकते हो, या तो लिमिटेड बाय शेयर कर सकते हो या लिमिटेड बाय गारंटी कर सकते हो। दो टाइप की कंपनी में मैं सबसे पहले बताया था आपको, तो लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है या फिर वो लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है। इस तरीके से आप रजिस्टर कर सकते हो ओपीसी को आरओसी में। हाउएवर द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ओपीसी, देखो मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पहले डिफरेंस सीख लो, वैसे आएगा ही आगे, पर अभी छोटा सा डिफरेंस सीख लीजिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपको कुछ क्लॉजेस बताता है, उस क्लॉजेस का होता है पर्पस, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी की शेयर कैपिटल क्या है, ऑथराइज कैपिटल इन द सेंस, है ना, ये सब, कंपनी की लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड लायबिलिटी है या अनलिमिटेड है। तो मेमोरेंडम आपको 6-7 क्लोज आपको बताता है, हाँ, कंपनी के बारे में, ठीक है ना, कंपनी के बारे में जो चीज बताएगा वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा। ये क्या होता है सर? कुछ नहीं होता, ये एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें लिखे होते हैं क्लॉज। उस क्लॉज में नाम कंपनी का उद्देश्य क्या है, कंपनी की लायबिलिटी क्या है, ये सब बातें होती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको क्या बताता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है। कंपनी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है? कंपनी इन रूल्स एंड रेगुलेशन के बियॉन्ड जाकर काम नहीं कर सकती। मान लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि एक कंपनी की ऑथराइज कैपिटल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी है कि भाई 10 लाख रुपए, ठीक है, कि वो 10 लाख से ज्यादा कंपनी शेयर कैपिटल इशू नहीं, रेज नहीं कर सकती, मतलब पैसा कलेक्ट नहीं कर सकती, फंड कलेक्ट नहीं कर सकती। पब्लिक कंपनी की बात करूं तो बस 10 लाख जहां पर लिख दी तो उससे ज्यादा फंड रेज नहीं हो सकता, या तो आर्टिकल को चेंज करो। मेमोरेंडम में भी ये होती है, मेमोरेंडम में भी इसमें लिखा होता है। कंपनी के आर्टिकल में लिख दिया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, कंपनी इसके बियॉन्ड जाके काम नहीं कर सकती, तो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिख दिया? कंपनी के आर्टिकल में लिख दिया, मान लो कि आप शेयर को इशू नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, या फिर आपने शेयर इशू कर सकते हैं पर जिसके पास शेयर आएगा वो फर्दर इशू नहीं कर सकता। मतलब कोई भी बातें, बहुत सारी लिस्ट होती है, आप कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के तौर पे। मैं तो एक सिंपल बातें आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, जबकि हम आगे जाकर इनकॉर्पोरेशन वाले चैप्टर के अंदर इसको पढ़ेंगे कि जब भी कंपनी खुलती है तो उसके मेमोरेंडम में ही बनाना पड़ता है और आर्टिकल भी बनाना पड़ता है। वो क्या क्या होगा, कैसे कैसे मेमोरेंडम बनेगा, आर्टिकल कैसे बनेगा, मैं आपको इनके फॉर्म भी दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल पर्पज भी दिखाऊंगा कि इन फ्यूचर जब आप सीए में बन जाओ और सीए में बनने के बाद जब आप मार्केट में एज अपने क्लाइंट को ट्रीट करो, है ना, तो उस केस के अंदर आपको पता हो कि कौन सा फॉर्म होता है मेमोरेंडम के लिए और कौन सा फॉर्म होता है आर्टिकल, किस तरीके से इसको फिल किया जाता है। सारी बातें होगी, प्रैक्टिकल पर्पज से भी होगा, क्योंकि देखो जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो हमें आगे काम आएगा, ये तो हमें पता है। क्या एक सीए में कंपनी खोल सकता है? यस, खोल सकता है। कंपनी खोलने में चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, कंपनी सेक्रेटरी भी और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, तीनों कंपनी खोल सकते हैं। तीनों के सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है कंपनी खोलने के लिए। पर वही प्रोफेशनल जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है जिसके पास, सीओपी, जो प्रोफेशनल सीओपी नहीं ले रखा, जॉब करता है, वो उनके पास कोई पावर नहीं। ठीक है, तो कैसे खोली जाएगी, क्या होता है, अब आगे धीरे धीरे। कंपनी एक्ट है ही तो इसलिए, कंपनी एक्ट इसलिए दे रहा है, कहीं भी आप फंस जाओ कभी भी फ्यूचर में, इन केस कभी क्लाइंट को ट्रीट कर रहे हैं और फंस गए, खोलो कंपनी एक्ट, निकालो, सब कुछ है उसके अंदर, सब बता देगा आपको। देखो मैं बताऊंगा आगे जाकर कैसे इनकॉर्पोरेशन क्या होता है और मेमोरेंडम में क्या होता है, बस अभी के लिए समझिए। मेमोरेंडम कंपनी के बारे में बताता है, जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताएगा। तो सिंपली जब भी मैं कोई कंपनी खोलूंगा, इनकॉर्पोरेट करूंगा, तो उसके मेमोरेंडम भी मुझे बनाना होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA कहते हैं, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन
उसके रूल्स एंड रेगुलेशन भी लिखने पड़ेंगे, कंपनी के बारे में बताना होगा, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन भी बताने होंगे, ठीक है ना। कोई भी कंपनी आप इनकॉर्पोरेट करो, किसी भी टाइप की कंपनी को इनकॉर्पोरेट करो तब भी। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं आज 1% कंपनी की। तो 1% कंपनी जब मैं खोलूंगा तो उसके मेमोरेंडम में, अब आया समझ में क्या लिखा है, हाउएवर द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी। अब समझ में आया, जब भी मैं 1% कंपनी खोलूंगा तो उसके मेमोरेंडम में 1% कंपनी के बारे में बताऊंगा। शैल इंडिकेट द नेम ऑफ अदर पर्सन, जब भी ओपीसी खोली जाएगी, 1% कंपनी खोली जाएगी, तो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये इंडिकेट करना होगा कि द नेम ऑफ अदर पर्सन विथ हिज प्रायर रिटन कंसेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म हु सेल इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर डेथ or his incapacity of contract become the member of company, and the written consent of such person shall also be filed with the registrar at the time of incorporation along with the memorandum of association and article of association। क्या आया समझ में आया आपको? नहीं आया, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए क्या कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने आज 1% कंपनी खोली। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने दोस्तों आज 1% कंपनी खोली। मिस्टर ए काफी टाइम तक उस पर काम कर रहे थे और एक दिन ऐसे क्या हुआ, क्या हुआ वो मैं बताता हूँ। तो मिस्टर ए क्या है, मेंबर ऑफ 1% कंपनी है। क्या है? मेंबर ऑफ 1% कंपनी, ठीक है सर, मेंबर ऑफ ओपीसी है। अब मिस्टर ए की कुछ एक दिन क्या हुई, मिस्टर ए जा रहे थे, इनकी वाइफ का कॉल आया, ये आते वक्त ये ले आना, क्या ले आना, ये क्या होता है, अब कुछ भी मंगा रही थी, इनकी वाइफ का कॉल आ गया और उसने इतना सामान मंगा दिया कि बंदा परेशान हो गया, कह रहा ये भी लाना है, वो भी लाना है, ये भी लाना है, वो भी लाना है, बड़ा टेंशन में था, खो गया बेचारा और डरा डरा सा सहमा हंसा, कह रहा अगर ये नहीं ले गया तो झाड़ू पड़ेगी, है ना, लात घुसे सब पड़ेंगे। बेचारा क्या हुआ, अकेला चला रहा था, टेंशन में गाड़ी चला रहा था और टेंशन बेचारे का एक्सीडेंट हो गया। अब गया, मिस्टर ए की डेथ हो गई, मिस्टर ए की डेथ हो गई। अब कुछ कहेंगे हो क्या हो रहा है ये, हाँ यही हो गया, डेथ हो गई। अब डेथ होने के बाद ये जो 1% कंपनी जिसका 100% शेयर जो कि एक ही मेंबर था इस मिस्टर ए, अब क्या होगा 1% कंपनी का, अब कौन चलाएगा इस कंपनी को? अब कुछ बच्चे ये कहेंगे सर नॉमिनी, उसका नॉमिनी चलाएगा। हाँ नॉमिनी चलाएगा तो सही, पर नॉमिनी है कौन ये भी तो पता होना चाहिए। यस, तो ये पॉइंट आपको यही समझा रहा है कि जब भी आप 1% कंपनी खोलोगे तो मिस्टर ए एक ऐसे पर्सन का नाम देगा कि अगर मिस्टर ए की डेथ हो जाए या मिस्टर ए पागल हो जाए, इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, इनकैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, इनकैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब मिस्टर ए माइनर हो, जब अनसाउंड माइंड हो और जब डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हो। याद है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यही चीज लिखा था। तो इनकैपेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल ना हो या उनकी डेथ हो जाए, इन दोनों ही केस के अंदर इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों ही केस के अंदर अगर मिस्टर ए के साथ या तो मिस्टर ए की डेथ हो जाती है या मिस्टर ए की इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। अगर आप 1.25 की स्पीड में देखो या 1.5 की स्पीड में देखो, जो भी है इन दोनों स्पीड में आप देख सकते हो, क्योंकि मैं बहुत स्लो बोलता हूँ और स्लो इसलिए बोलता हूँ और एक चीज बार बार रिपीट करता हूँ कि बार बार आपको याद हो जाए, चीजें आप सुनोगे तो याद रहेगा ना, क्योंकि आप तो बार बार रिपीट कर नहीं रहे, आप तो बस किताब खोल के बैठे हो और सीधा सीधा पढ़ रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि लॉ के अंदर कुछ लिखने वाली चीज तो है नहीं, मैं आप पर लिख रहा हूँ और आप उसको देख रहे हो। तो मैं ये कहूंगा कि आप 1.25 या 1.5 उससे ज्यादा एक्सीड मत करिएगा, जल्दीबाजी के चक्कर में आप कुछ भी नहीं आएगा समझ में। 1.5 लिमिट लगा देना, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेंगे। अगर आप पेड क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको बस क्या करना है, स्क्रीन पे होल्ड करके रखना है, ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा वो ऑप्शन, ठीक है। चलिए, और वो जिसने गूगल ड्राइव लिंक लिया है, और अगर आप यूट्यूब पे तो यूट्यूब पर ऑप्शन होता ही है, ठीक है ना, कुछ वीडियो तो मैं डाल रहा हूँ यूट्यूब पर। तो मिस्टर ए ओपीसी के मेंबर थे, तो ये समझाने की कोशिश करा है कि अगर ओपीसी इनकॉर्पोरेट हो रही है और मिस्टर ए उसके मेंबर है और मिस्टर ए की डेथ हो जाती है, अगर डेथ नहीं होती है वो इनकैपेबल हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, पागल हो जाते हैं, अनसाउंड माइंड हो जाते हैं, मतलब जो भी हो जाता है, जिसकी वजह से वो कोई आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, वो आगे काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केस के अंदर अब उस 1% कंपनी को चलाएगा कौन,
तो जब 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, ठीक है, जब 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो वहां पर मिस्टर ए जो आज तो 100% शेयर का मेंबर है, उस कंपनी का मालिक है, 1% कंपनी का अकेला मालिक है वो, उसको रिटर्न में लिख कर देना होगा इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर कि मेमोरेंडम में डालना होगा, मेमोरेंडम एसोसिएशन में डालना होगा कि अगर मेरी डेथ हो जाए या कभी मैं इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाऊं तो ऐसे केस के अंदर मैं अपनी रिटर्न कंसेंट दे रहा हूं कि ये पर्सन मेरे बिहाफ पर काम करेगा ओपीसी में और उसके पास 100% ऑफ द शेयर आ जाएंगे मेरे। ये कह रहा है वो कॉन्सेप्ट, आ रहा है समझ में? आ जाओ दोबारा पढ़ते हैं। However, the memorandum of OPC के मेमोरेंडम में इंडिकेट करना होगा नेम ऑफ अदर पर्सन, एक दूसरे पर्सन का नाम, विथ हिज प्रायर कंसेंट। किसकी प्रायर कंसेंट? जो अभी जिसके पास वो 100% शेयर है, जो मेंबर ऑफ द ओपीसी है, मतलब मिस्टर ए। तो मिस्टर ए की कंसेंट में हमें एक दूसरे पर्सन का नाम रिटर्न में एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होगा। हु सेल इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर डेथ, सब्सक्राइबर कौन है अभी? मिस्टर ए की डेथ हो जाए या हिज इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, बिकमिंग द मेंबर ऑफ द कंपनी। अगर वो कंपनी का अब मेंबर नहीं है, डेथ हो गई, अब मेंबर तो कोई भी नहीं कंपनी का, या इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, वो मेंबर भी नहीं बन सकता कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का, ठीक है, मतलब 100। तो रिटर्न में कंसेंट देकर ओपीसी में ही, ओपीसी खोलते टाइम ही मेमोरेंडम में लिख देगा कि अगर मेरी डेथ हो जाए या मैं इनकैपेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो जाऊं तो मेरे बिहार पर ये पर्सन इस कंपनी का मेंबर होगा और वो कंपनी को आगे चलाएगा, ये कहता है, ठीक है जी। एंड द रिटर्न कंसेंट ऑफ सच पर्सन आल्सो बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एट द टाइम ऑफ द रिटर्न कंसेंट। जिस पर्सन का नाम मिस्टर ए ने लिखवाया अपने मेमोरेंडम में, उस पर्सन को भी रिटर्न में लिखना होगा, हाँ मैं एग्री करता हूं इससे कि हाँ अगर मिस्टर ए की डेथ हो जाए कभी, इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो मिस्टर ए के बिहाफ पर मैं इस कंपनी को चलाऊंगा, मैं इस कंपनी के सब्सक्राइबर बन जाऊंगा। वो भी आरओसी को रिटर्न करेगा एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन अलोंग विद द मेमोरेंडम एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो रिटर्न कंसेंट ऑफ सच पर्सन की रिटर्न कंसेंट मिलेगा, अपने भी रिटर्न कंसेंट लेगा, मेमो भी देगा, एओए भी देगा। किसको देगा? रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस को, आरओसी को। आरओसी कौन होते हैं? जहां पर कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है, एक डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का जहां पर कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, ठीक है जी। तो क्या बोला मैंने कि ओपीसी में, ओपीसी इनकॉर्पोरेट करते टाइम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, लास्ट बार बोल रहा हूं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओपीसी को इनकॉर्पोरेट करते टाइम मेमोरेंडम में एक पर्सन का नाम इंडिकेट करना होगा। किस पर्सन को? जो अभी पर्सन 100% सब्सक्राइबर है, मिस्टर ए को करना होगा। वो अपने रिटर्न कंसेंट देगा कि मेरे मरने के बाद या फिर मेरे इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये पर्सन इस कंपनी को आगे चलाएगा, और उस पर्सन की रिटर्न कंसेंट भी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी, अपनी रिटर्न कंसेंट, चारों की चारों चीजें किसको देना होगा? आरओसी को सबमिट कराना होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, जहां पर कंपनी 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। अगला पॉइंट, द टाइटल ऑफ ऑल शेयर इन 1% कंपनी वेस्ट in that one member upon his death transfer complete to the person nominated by such promoter member who shall now be entitled to receive all the dividend and right liability to the whole sole promoter to either the entitled of a liable। ये कह रहा है, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर 1% कंपनी में जो मिस्टर ए है, जो मेन अभी सब्सक्राइबर है, 100% सब्सक्राइबर जिसके पास है, सब्सक्राइबर मतलब जो मालिक है उस कंपनी का, जिसके पास 100% शेयर है, अगर उसकी डेथ हो जाए या वो इनकैपेबल हो जाए तो ऑटोमेटिकली उसके सारे शेयर उस पर्सन के नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे जिस पर्सन का नाम उसने मेमोरेंडम में इंडिकेट किया था, बताया था। इंडिकेट मतलब बताना, बताया था कि हाँ ये पर्सन मेरे मरने के बाद, मेरे इनकैपेबल होने के बाद चलाएगा, तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे। जितने भी राइट्स है मिस्टर ए के वो उस पर्सन पे चले जाएंगे, जितने मिस्टर ए की लाइबिलिटी है वो उस पर्सन में चले जाएंगे, तो वो पर्सन अब सोली लाइबल होगा, अधिकार उसके बाद सारे डिविडेंड सब उसके हो जाएंगे जिस पर्सन का नाम इंडिकेट करा था मिस्टर ए ने। ये कहता है हमारा छठा पॉइंट। सातवां पॉइंट क्या कहता है? देयर आर मेनी रिलैक्सेशन दैट आर अवेलेबल टू 1% कंपनी। जब आप दोस्तों सेल्फ स्टडी करते हैं ना तो हम इतनी स्लो, इतनी आराम से नहीं पढ़ते चीजों को, हम बहुत तेजी में चीजें पढ़ते हैं, सोचते हैं एक ही दिन में खत्म कर देंगे। इसलिए जब कोई बच्चा, मान लो ये कोई बच्चा क्लास देख रहा है, कोई स्टूडेंट क्लास देख रहा है इसकी, और वो अभी सेल्फ स्टडी के लिए जा रहा है, तो उसको एक सलाह है मेरी, है ना, मैं सर बच्चे से ये तो नहीं कहूंगा कि क्लास लो। जो बच्चा, मैं किसी को नहीं कहता क्लास लो, मैं कहता हूं अगर आपको चीजें पसंद आई है, आपको क्लास लेनी है,
तो आप मेरे से संपर्क करिए। मैं हमारी तरफ से कभी किसी बच्चे को कॉल नहीं गया होगा कि क्लास ले लो, ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करता, वो सेल सिस्टम वाला कभी नहीं करा मैंने। क्योंकि भाई जिस बच्चे को पसंद आएगा, जिस बच्चे को क्लास लेनी होगी, उसने पहले से डिसाइड कर रखा है मुझे किस टीचर से क्लास लेनी है, तो कोई इसको रोक नहीं सकता, कॉल करके कोई अपना घुमा नहीं सकता। मान लो अगर 100 लोग हैं, 100 बच्चों को कॉल करो तो एक दो ही को आप चेंज कर सकते हो, बाकी 98 स्टूडेंट या 97 स्टूडेंट का तय है कि किससे उसको क्लास लेनी है। इसलिए उसको क्लास लेनी होगी तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आकर हमसे संपर्क कर लेगा, नंबर तो यही है, ठीक है। पर मैं उन बच्चों को सलाह दूंगा जो बच्चे सेल्फ स्टडी के लिए जाते हैं। देखिए, आप अगर चीजों को आराम से पढ़े, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और को सोच रहे हैं कि मैं आगे सेल्फ स्टडी करूंगा, हालांकि बहुत मुश्किल होता है, पर हर एक चीज मुश्किल है उसको ना करो, पहले से ही कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एक क्या होता है, हम जब सेल्फ स्टडी करते हैं, मैं खुद अपनी पढ़ाई करता था, जब सेल्फ स्टडी करता था तो परेशानी आती थी डिसिप्लिन की। हम रेगुलर नहीं पढ़ते, यहाँ परेशानी आती है ना, तो रेगुलर नहीं पढ़ते, यहाँ परेशानी आ जाती है, इस वजह से वो नहीं हो पाता। बात सारी यहाँ ही खत्म होती है। बाकी आप रेगुलर पढ़े और आराम से पढ़े और उसमें मेन पॉइंट को आप लिख ले, तो भाई वो क्लास के बराबर ही माना जाता है, ठीक है। चीजें मैं आपको आराम समझा रहा हूं, इसलिए आपकी चीजें दिमाग में घुस रही है। हाँ, बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जो आपको समझ ना है तो यूट्यूब की मदद ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो नहीं समझ में आते। देयर आर मैनी रिलैक्सेशन दैट आर अवेलेबल टू 1% कंपनी। यहां पर बहुत सारी रिलैक्सेशन दी 1% कंपनी के लिए कि अगर आप 1% कंपनी खोलेंगे तो हालांकि कंपनी के अंदर ना क्या होता है, बहुत सारे कंप्लाइंसेस अप्लाई होते हैं। कंप्लाइंसेस का मतलब है कंपनीज एक्ट के बहुत सारे रूल उनको मानने पड़ते हैं। इसलिए हर कोई चाहता है कि मैं कंपनी ना खोलूं, क्योंकि उसको क्या करना पड़ता है, बहुत सारे कंप्लाइंसेस। हमारे कंप्लाइंसेस का मतलब क्या है, बहुत सारे रूल्स कंपनीज एक्ट के उनके ऊपर अप्लाई हो जाते हैं और उनको मानना ही पड़ेगा। जैसे कि ऑडिट कराना पड़ेगा अगर इतनी लिमिट हो गई, है ना, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी किसी से मतलब ऑडिट कराना होगा, सबके अलग अलग दे रखा है। अगर कॉस्ट ऑडिट है तो कम कॉस्ट अकाउंटेंट, है ना, अकाउंट्स ऑडिट है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो सबके अलग अलग दे रखे हैं। वो आपको आगे जाकर पता चलेगा कि कौन सा ऑडिट किसके लिए बनाया गया है। बड़े भावुक से हो जाते हैं सीएम वाले बच्चे की यार हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, बहुत कुछ है, अभी आगे जाके पता चलेगा आपको बहुत कुछ है आपके लिए, ठीक है ना। तो वो पहले ना डिमोटिवेट से रहते हैं। हमेशा मैंने देखा है, बहुत बार नोटिस करा है, यार सीएमए के अंदर कुछ नहीं लगा। अरे भाई, और उनको ये चीज बताने वाला भी एक स्टूडेंट ही होता है। हालांकि मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूँ, उनको ये स्टूडेंट बताने वाला भी एक स्टूडेंट ही होता है कि यार कुछ नहीं है, खामखा ही गलत कोर्स कर रही है वो, या तो वो खुद सीएमए का स्टूडेंट होगा या सीए का स्टूडेंट। देखिए दोस्तों, आपकी स्किल पे आपको पैसा मिलता है। बहुत सारे मैंने सीएमए देखे हैं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं और बहुत सारे देखे हैं जो 10-10 20,000 भी कमा रहे हैं। और बहुत सारे सीए भी मैंने देखे हैं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं और बहुत सारे सीए ऐसे भी देखे हैं जो 10-10 20,000 रुपए कमा रहे हैं। ये आपकी स्किल पर होता है, आपके माइंड थिंकिंग पे होता है कि आप किस तरीके से आगे सोचते हो। क्योंकि जो शुरू से सोचता है ना कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, अलग अलग तरीके निकालता है, वो कमाता भी है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ये कोर्स करेंगे तो उसमें कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। आगे एक दिन बैठकर आपको अच्छे समझाऊंगा, ठीक है। और अभी से इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है, आप जो कोर्स कर रहे हो वो बेस्ट है, मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ। आप एक बार सीएमए बनोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बस आप फिट इसलिए नहीं पा रहे, आप क्योंकि इनकैपेबल हो। सीएमए के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, जॉब्स में लेनी है, अगर आप कंपनीज खोलना चाहते हो अपनी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बस आप फिट क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि आप इनकैपेबल हो। या तो अब तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, ये सीएमए का पार्ट तो नहीं है ना कम्युनिकेशन स्किल, या तो आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। इंग्लिश अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, हिंदी तो अच्छी हो, बोलने का तरीका तो अच्छा हो, है ना। अब आप बोलोगे और बोलते ही ऐसा बोल दोगे कि भाई आगे वाला कह रहा है यार हद हो गई, इसका तो बोलने का तरीका ही खराब है। तो अगर जरूरी नहीं है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि यार इंग्लिश अच्छी होगी तो ही हम नौकरी कर पाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है दोस्त। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है ना, तब भी आपको जॉब आसानी से मिलती है, क्योंकि हर जगह इंग्लिश की जरूरत है। इंग्लिश को आज के टाइम पे ना स्किल्स के तौर पे ले लिया गया है, जबकि इंग्लिश इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। आप अपनी बात दूसरों को रख दे, दूसरों को समझा दे और वो समझ गया, ये एक इंग्लिश का कम्युनिकेशन है। इंडिया के अंदर इंग्लिश आना एक स्किल्स हो गई है। क्या इंग्लिश आती है? अच्छा नहीं आती, ओ यार इंग्लिश तो बहुत जरूरी है। अरे क्यों जरूरी है? इट इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। मैं हिंदी में देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तू समझ रहा है तो बस बात खत्म ना, ठीक है। तो कहीं कहीं एमएनसी क्या होती है, मल्टीनेशनल कंपनी, वो इंग्लिश इसलिए मांगती है,
बहुत सारी एमएनसी आप देखोगे तो वो इंग्लिश आपको जरूरी कहेगी कि इंग्लिश आनी चाहिए। क्यों? मल्टीनेशनल कंपनी इंग्लिश इसलिए मांगती है दोस्तों, क्योंकि वहां पर क्या होता है, उनके क्लाइंट जो होते हैं वो आउट ऑफ इंडिया होते हैं और वहां पर इंग्लिश बहुत जरूरी होती है, इसलिए उनके लिए इंग्लिश एक स्किल्स होती है। हालांकि आप डोमेस्टिक कंपनी में जाएंगे तो अगर आपके पास इंग्लिश नहीं भी आती होगी तब भी आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। मल्टीनेशनल कंपनी पे अप्लाई करोगे तो इंग्लिश आनी चाहिए, आप खुद समझदार हो, क्योंकि भाई उनके क्लाइंट बाहर के हैं, तो आप उनके क्लाइंट से कैसे बात करोगे, आपको इंग्लिश आनी चाहिए ना, उसलिए तो इंग्लिश चाहिए ही। आप वो इंग्लिश जानेंगे, आप हिंदी जानते हो, तो कैसे कम्युनिकेशन, फिर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि कम्युनिकेशन होने के लिए दोनों ही पर्सन को इंग्लिश की जरूरत है। और डोमेस्टिक कंपनी के अंदर इंग्लिश की कोई भी जरूरत नहीं है। अब डोमेस्टिक कंपनीज अगर इंग्लिश मांग रही है तो उनके लिए कहीं ना कहीं उनके क्लाइंट बाहर के होंगे, इसलिए मांग रही है। अदरवाइज वहां पर डोमेस्टिक कंपनी में क्या होता है, इंडियन की कंपनी है, सारे लोग इंडिया के हैं, तो कम्युनिकेशन हिंदी में हो सकता है। तो इंग्लिश नहीं भी आती होगी तब भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, तो आपको, और अगर आप स्किल्स के तौर पे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो सीख लीजिए, कोई बुरी बात तो नहीं ना है। हालांकि मैं आपको धीरे धीरे ऐसी बातें बताता हुआ चलूंगा। आइए हम दोबारा रिलैक्सेशन पे आते हैं, बंदे कहां से कहां पहुंच जाता हूं मैं चीजों को समझाने के लिए। देयर आर मैनी रिलैक्सेशन दैट आर अवेलेबल टू 1% कंपनी। 1% कंपनी के लिए दोस्तों बहुत सारे रिलैक्सेशन है। अब वो रिलैक्सेशन क्या है, आइए समझ। अब मैं आपको ये भी बता चलूंगा कि कौन सी बातें आप नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, जैसे कि ये एक पॉइंट। अब ये कह रहा है कि 1% कंपनी के लिए कौन कौन सी रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन का मतलब कंपनी एक्ट के सारे कंप्लायंसेस रूल्स उन पर अप्लाई नहीं होते, तो कुछ छूट दे दी गई कि अगर आप खोलोगे तो ये आपको करने की नीड नहीं है। जैसे कि क्या, सच टाइप ऑफ ओपीसी 1% कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, जबकि अगर आप 1% कंपनी के अलावा आप खोलते हो प्राइवेट कंपनी को ही, तो आपको सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 के तहत कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी होगी। तो यहां पर आपको रिलैक्स मिल गया कि चलो यार 1% कंपनी खोलनी है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन। इसके बाद एनुअल रिटर्न विच कैन बी एवरेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट can be signed by the director and not necessarily a company secretary section 92। तो आपको अपनी एनुअल रिटर्न्स क्या होती है, अब जब एक चैप्टर आएगा एनुअल रिटर्न तो वहां पर आपको मैं क्लियरली करूंगा। अभी के लिए आप समझिए एनुअल रिटर्न को साइन करना जरूरी होता है बाय द डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी द्वारा, तो जरूरत नहीं है आपकी। अगर आप डायरेक्टर से साइन करा लेंगे दैट्स इनफ, कंपनी सेक्रेटरी से नेसेसरी नहीं है साइन कराना। तो इधर कंपनी सेक्रेटरी की बहुत जरूरत है क्योंकि वो एनुअल रिटर्न में साइन करना होता है उनको। तो अगर आप डायरेक्टर से भी करा दोगे तो इनफ है, जरूरी नहीं है कि कंपनी सेक्रेटरी पकड़ के लाओ और उसको पैसे दो उस चीज के साइन करने के लिए, तो वहां आपके पैसे बच गए, रिलैक्सेशन है। तभी तो लोग नहीं खोलते ना कंपनी ज्यादा, क्योंकि यार वो हर जगह उनको पैसे देना पड़ता है। कंपनी सेक्रेटरी पकड़ के लाओ एनुअल रिटर्न में साइन करेगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे, फीस तो देनी पड़ेगी। फिर सीए पकड़ के लाओ, उनको फीस दो ऑडिट कराने के लिए, तो बहुत सारी कंप्लाइंसेस होते हैं। इसलिए लोग कहते हैं हटाओ यार कंपनीज एक्ट। इसलिए मैंने भी कंपनी नहीं खोली जानबूझकर, सोल प्रोप्राइटरशिप खोलूंगा तो खोलूंगा 1% कंपनी खोलूंगा, बढ़िया है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट है। मेरी सोल प्रोप्राइटरशिप है, सिंगल ओनर, जो कि एक संस्था चला रहा है, ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, बस नॉट अ कंपनी। इसलिए दीपक क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाता मैं, ओनली दीपक क्लासेस सोल प्रोप्राइटरशिप। क्योंकि बहुत सारी कंप्लाइंस, अरे हम पढ़ाएंगे या हम अपनी कंप्लाइंस पूरा करेंगे सर, आप तो मतलब आपने तो ये सब चीज पढ़ी, आप तो आपके लिए आसान होगा। आसान तो चल ठीक है मैंने पढ़ रखा है, पर करना तो मुझे ही पड़ेगा ना। फिर इसमें टाइम अलग से देना पड़ेगा, क्यों दो यार उससे टाइम पढ़ाने लग जाओ, तो इसलिए हटाओ, तो मैंने खोली नहीं। नो एनुअल जनरल मीटिंग नीड टू कंडक्ट इन ओपीसी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 96। सेक्शन 96 के अकॉर्डिंग क्या होती है, सालाना एक एनुअल जनरल मीटिंग रखनी पड़ती है। ओपीसी के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि ओपीसी में जनरल मीटिंग वो करेगा किससे, क्योंकि वो अकेला मेंबर है। आप खुद समझो, मीटिंग के लिए कम से कम 2 लोग तो होनी चाहिए ना, अकेला बड़बड़ाएगा वो, तो ये जरूरी नहीं है। जबकि आप अगर कंपनी खोलते हो प्राइवेट कंपनी, वहां मीटिंग करना जरूरी होता है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर एनुअल जनरल मीटिंग्स के अंदर। तो ये कुछ रिलैक्सेशन है दोस्तों। आल्सो स्पेसिफिक प्रोविजन रिलेटेड टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो गया। एनुअल जनरल मीटिंग डज नॉट अप्लाई एज पर सेक्शन ओपीसी एज पर सेक्शन 100 एंड 100। तो सेक्शन 100 और सेक्शन 111 के तहत पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स या एनुअल जनरल मीटिंग के कुछ प्रोविजंस वो भी अप्लाई नहीं होंगे 1% कंपनी के अंदर। मोरओवर विद द एंट्री ऑफ रेजोल्यूशन इन अ मिनट बुक। अब ये मिनट बुक क्या होती है, इसका भी एक आगे जाके पढ़ेंगे। अब देखिए क्या है, हम पढ़ रहे हैं बेसिक, और वहां पर आगे के पॉइंट्स। अब आगे के पॉइंट्स मैं आज ही बता दूंगा, तो वो चैप्टर तो ऑलरेडी कवर हो गया, फिर वहां क्या पढ़ेंगे। तो अभी के लिए जो पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहे, जैसे कि मिनट बुक क्या होती है, होती होगी कुछ, अब इग्नोर कर दो। बट आगे जाके जब मैं आपको मिनट बुक के बारे में बताऊंगा तो आप ऑटोमेटिकली जब रिवीजन करोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा आपको यहाँ पर मिनट बुक क्या है।
Compliance is said to have been done for OPC. According to section 137 OPC, financial statement can be filed within 6 months from the close of the financial year against 30 day. कहता है जिस दिन आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज करोगे, 1% कंपनी जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज करेगी वो 6 महीने के अंदर आपको फाइल करनी होगी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू दी ROC। ठीक है जी, ये कह रहा है मतलब 6 महीने के अंदर अंदर क्या लिखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी फाइल्ड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल ईयर एज अगेंस्ट 30 डेज। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म होने के 30 दिन पहले या 30 दिन बाद से या 6 महीने तक आप उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल कर सकते हैं, मतलब आप अपनी स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं। द मेंबर ऑफ OPC मे एट एनी टाइम change the name of such other person by giving notice in such a manner as we prescribe in this act। क्या कह रहा है, ये अच्छा पॉइंट है, जरा ध्यान से दें। वो जब मैंने आपको बताया था कि मैंने जो OPC होगा वो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर अपने मेमोरेंडम में इंडिकेट करेगा एक पर्सन का नाम जिसकी उसके डेथ होने के बाद या इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो पर्सन उसका 100% सब्सक्राइबर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे शेयर। तो अगर 1% कंपनी का जो ओरिजिनल ओनर है वो भी ठीक है, वो कंपनी चला रहा है और उसको लगता है यार जिस पर्सन का मैंने नाम लिखा है बहुत तेज बन रहा है, हटा उसको, तो उसको एक नोटिस देगा और नोटिस देकर कहेगा कि आज के बाद मेरी डेथ होने पे या मेरी इनकैपेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने पे तू एज अ नॉमिनी नहीं रहेगा, मैं हटा रहा हूं, मैं किसी और पर्सन को नॉमिनी रख रहा हूं। तो वो जब मर्जी चाहे अपना नॉमिनी हटाकर दूसरे पर्सन को नॉमिनी रख सकता है, उसकी इच्छा है। तो यही कह रहा है मेंबर ऑफ OPC मे एट एनी टाइम change the name of such other person by giving a notice in such a manner as been prescribed in this act। इस एक्ट में जो भी जिस तरीके से प्रिस्क्राइब करा होगा कि नोटिस कैसे देना है OPC वाले पर्सन को, OPC वाले नॉमिनी को, तो उस तरीके से आप नोटिस दो और उसको हटा के दूसरे पर्सन को नॉमिनी बना लो। दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द OPC। हमारे को अब क्या करना है, एलिजिबिलिटी, कंडीशंस, बेनिफिट ऑफ 1% कंपनी के क्या बेनिफिट होते हैं, नॉमिनी के बारे में पढ़ेंगे। देखो अब नॉमिनी आया था, यहां पढ़ेंगे उसके बारे में। नॉमिनी का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पेनल्टीज, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो एक्स ही है। एनुअल रिटर्न, पोस्टल बैलेट, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू, यहां जाकर चैप्टर खत्म होगा आपके पास। मैं 2 क्लास लूंगा चैप्टर को खत्म करने के लिए, 1 क्लास में नहीं करेंगे। तो अभी छोटे छोटे पार्ट पढ़ रहे हैं जैसे कि एलिजिबिलिटी, 2 क्लास में कवर करेंगे चैप्टर को, क्योंकि देखिए जब हम कोई चीज शुरुआत से पढ़ रहे होते हैं तो अच्छे से पढ़े, डिटेल में पढ़े तो ज्यादा बेटर रहेगा। एलिजिबिलिटी क्या है, रूल 3, रूल आ गया, यहां पर आया नहीं आया रूल। अब मैंने आपको शुरुआत में बेसिक में बताया था कि रूल बनाने का काम होता है रूलिंग पार्टी का, जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में जिसकी पार्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जिसकी सरकार होती है ना, वो रूल बनाती है। तो और रूल को पास करने के लिए, रूल पास नहीं होते, रूल बना दिए जाते हैं। सिंपली उनको एक्ट की तरह पास नहीं कराने होते, लोकसभा राज्यसभा में पास करो प्रेसिडेंट के साथ, रूल बनाया खत्म, सबको अप्लाई करने हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर रूल बनाया, और रूल बनाया कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल नाम 2014 में ये रूल लाए कि कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल, कि इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं 2014 में से रूल्स बने, और उसका रूल 3 क्या कहता है, ऐसे होगा रूल 1 कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल लिखोगे उसमें आएगा रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4। तो उसका रूल जो 3 है कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल पहला आया आपके पास। अब ये देखना बहुत सारे ऐसे आएंगे, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल, आगे रजिस्टर, बहुत सारे ऐसे आएंगे, आपको बहुत सारे दिखेंगे आपको रूल। तो पहला नाम आपको पहली बार दिखा कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 लाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और उसका रूल 3 क्या कहता है, रूल 3 आपको बताता है ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन resident in India shall be eligible to an incorporated OPC and लगा दिया and shall be a nominee of a sole member of the OPC। कह रहा है वो पर्सन जो इंडिया का रेसिडेंट है, इंडिया का निवासी है, ओनली अ नेचुरल पर्सन। हाँ नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन भी तो होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है, कंपनीज आर दी आर्टिफिशियल पर्सन। तो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन ही, नेचुरल पर्सन मतलब इंसान, आर्टिफिशियल मतलब कंपनीज, बैंक्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वगैरह सब आर्टिफिशियल, ठीक है ना। तो सिर्फ नेचुरल पर्सन, एक इंसान ही जो पर नेचुरल पर्सन एक इंडियन सिटीजन हो। अब इंडियन सिटीजन कैसे पता चलेगा भाई वो इंडियन सिटीजन है, तो उसके लिए नीचे बताया गया क्या है, द टर्म्स रेसिडेंट इन इंडिया, जो इंडियन सिटीजन हो और रेसिडेंट इंडिया हो। अब रेसिडेंट इंडिया का मतलब बताया गया भाई इंडिया का, देखो सिटीजन और रेसिडेंट में फर्क होता है, पहले इसके बारे में समझो कि सिटीजन क्या होता है और रेसिडेंट क्या होता है, ये बहुत
सिटीजन का मतलब होता है दोस्तों नागरिक, भारत का नागरिक। जैसे कि हम लोग इंडिया में ही बॉर्न हुए हैं तो इंडिया के सिटीजन हैं। रेसिडेंट का मतलब होता है निवासी, इंडिया में रहने वाला। अब इंडिया में रहने वाले तो हम भी है, तो हम सिटीजन भी है और रेसिडेंट ऑफ द इंडिया भी है। और सिर्फ रेसिडेंट क्या होता है, मान लो कोई पर्सन है, वो कहीं बाहर, इंडिया के बाहर बॉर्न हुआ, पर वो जन्म से इंडिया में रह रहा है। बॉर्न बाहर हुआ, इंडिया के बाहर बॉर्न हुआ, पर वो इंडिया में रहता है जन्म से। सर कब तक, जन्म से रह गया मान लो, तो वो सिटीजन तो किसी और कंट्री का है पर रेसिडेंट इंडिया का है। समझ में आ रहा है? इंडिया में रहने वाले को रेसिडेंट कहते हैं, जो इंडिया में रहता है। और सिटीजन वो पर्सन होता है जो इंडिया में ही जिसका बॉर्न हुआ हो, इंडिया में ही जिसका बॉर्न हुआ है, या जिसके माता पिता इंडिया में बॉर्न हो, वो भी सिटीजन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दो हस्बैंड वाइफ घूमने के लिए बाहर गए, वो इंडिया में बॉर्न हुए थे, इंडिया के सिटीजन है, इंडिया के में रहने वाले भी है। वो हस्बैंड वाइफ घूमने के लिए बाहर गए, 1 साल तक बाहर गए। 1 साल तक इतना घूमा, प्यार बढ़ा कि उनका एक बेबी हो गया वहां पर बाहर, मान लो यूएसए में हो गया। अब यूएसए में जो उनका बेबी हुआ, वो बॉर्न कहां हुआ है, यूएसए में हुआ है। तो क्या वो यूएसए का सिटीजन है? यस, वो यूएसए का सिटीजन है। क्या वो इंडिया नहीं आ सकता है? इंडिया का भी सिटीजन है। उसके बाद दो सिटीजनशिप आ जाएगी। अगर आप किसी और कंट्री में बॉर्न हुए हो, पर आपके सारे माँ बाप या आपकी जो पीढ़ी है वो इंडिया में रहती है, तो आप 2 कंट्री के सिटीजन बन जाओगे, नागरिक। जबकि निवासी का मतलब होता है रहने वाला। तो हाँ, तो यहां कह रहा है एक नेचुरल पर्सन जो कि इंडिया का सिटीजन भी हो और साथ ही साथ इंडिया में रहने वाला भी हो। बॉर्न वो इंडिया में हुआ है पर वो बाहर ही रहा है। बॉर्न हुआ इंडिया में, उसको ले गए 1-2 साल में बाहर, 1 साल में जितने भी बाहर ले गए उसको, या जैसे ही बॉर्न हुआ उसको सीधा सीधा बाहर ले गए। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर वो इंडिया में बॉर्न तो हुआ है, इंडिया का सिटीजन तो है, पर रेसिडेंट नहीं है सर, क्योंकि वो सीधा ही बाहर चले गया, इंडिया में रहा ही नहीं। समझाया? अब इंडिया का रेसिडेंट क्या होगा, ये कह रहा है द टर्म रेसिडेंट इंडिया मीन्स अ पर्सन हु स्टे इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग 1 फाइनेंशियल ईयर। इमीडिएट प्रीसीडिंग 1 फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस साल के जस्ट एक पीछे वाले साल में देखो, क्या पिछले साल वो 182 दिन रहा? अगर वो 182 दिन या उससे ज्यादा दिन रहा तो हम उसको इंडिया का रेसिडेंट मान लेंगे। ये इनकम टैक्स वाली बात भी है, पर इनकम टैक्स वाले सारे रूल अप्लाई नहीं होते। ठीक है ना, सिर्फ 182 डे ही का कंडीशन है यहाँ पर। बाकी इनकम टैक्स के अंदर रेसिडेंट आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, इंडिया रेसिडेंसी वाले चैप्टर में, तो वहां पर बहुत सारी कंडीशन होती है। तो वो वहां की कंडीशन है, कंपनी एक्ट की कंडीशन यहाँ पर है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन है कि अगर जस्ट प्रीसीडिंग ईयर में अगर कोई पर्सन 182 दिन या उससे ज्यादा रहता है तो हम उसका इंडिया का सिटीजन मान लेंगे और इंडिया का रेसिडेंट मान लेंगे, इंडिया में रहने वाला है वो, निवासी मान लेंगे। ठीक है जी। तो एक नेचुरल पर्सन जो इंडिया का सिटीजन भी है और इंडिया का रेसिडेंट भी है। ठीक है ना, 2 बातें यहां पर होगी, एंड लगा रखा है। वो इंडिया के अंदर ओपीसी खोल सकता है, वो इंडिया के अंदर ओपीसी खोल सकता है, या इंडिया के अंदर वो किसी ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है। 2 बातें बताई। अगर मैं नेचुरल पर्सन हूं, मैं इंडिया का सिटीजन भी हूं और इंडिया में रहता भी हूं, क्योंकि मैं पिछले साल 182 दिन से ज्यादा रहा तो मैं इंडिया का रेसिडेंट तो बन गया, और इंडिया में बॉर्न हुआ, इंडिया का सिटीजन भी हूं मैं। तो इंडिया का सिटीजन हो या इंडिया का बॉर्न होना ही सिटीजन ही है। बॉर्न आप बाहर हुए हो पर आपके माँ बाप इंडिया में रहते हैं, हो सकते ही नहीं हो सकते। एक हस्बैंड वाइफ गए 1 साल के लिए घूमने के लिए, वहीं उनका बेबी हो गया, तो उसका बेबी का इंडिया का सिटीजन नहीं है? वो इंडिया में रहेगा, रेसिडेंट भी है और सिटीजन भी है। हाँ, उसके बाद 2 सिटीजनशिप आ जाएगी। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर कोई पर्सन इंडिया में रहता है, मैं इंडिया में रहता हूं, आप इंडिया में रहते हैं, बॉर्न इंडिया में हुए, इंडिया में रहते भी हो, रेसिडेंट भी है, पिछले प्रीसीडिंग ईयर में 182 दिन तो रहे होंगे, 180 एक मतलब 6 महीने, और उससे 6 महीने से ज्यादा रहा होगा, 182 दिन उससे ज्यादा रहे होंगे। यस, पूरे साल इंडिया में पढ़े थे हम, घर पे पढ़े थे। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर आप इंडिया के सिटीजन भी हो, इंडिया के रेसिडेंट भी हो, एक नेचुरल पर्सन भी हो, तो आप इंडिया के अंदर ओपीसी खोल सकते हो, और किसी ओपीसी, अगर आपको नहीं खोलनी तो किसी ओपीसी का नॉमिनी भी बन सकते हो। ये है एलिजिबिलिटी ऑफ ओपीसी। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड एलिजिबिलिटी। रूल 3 अंडर द इंडियन रूल 3 अंडर द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। ठीक है सर, 2014 में लाया गया था ये रूल। और रूल 3 क्या है, ये बताया गया कि कौन पर्सन ओपीसी खोल सकता है या कौन पर्सन किसी ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है। वही जो इंडिया का सिटीजन हो प्लस रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो तो वो, और नेचुरल पर्सन हो। 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो हम वो कहेंगे कि हाँ, वो इंडिया में ओपीसी भी खोल सकता है और किसी ओपीसी का नॉमिनी। अब आ जाते हैं कंडीशन पर।
कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन कहता है कि कोई भी 1% कंपनी को आपको अगर फॉर्म करना है, खोलना है, तो उसके लिए आपको कुछ कंडीशन को मानना पड़ेगा। इसकी पहली कंडीशन क्या कहती है? नो नेचुरल पर्सन, कोई भी नेचुरल पर्सन एक से ज्यादा ओपीसी नहीं खोल सकता और किसी एक से ज्यादा ओपीसी का नॉमिनी नहीं बन सकता। मतलब मैंने अगर एक ओपीसी खोल दी तो मैं दूसरी ओपीसी नहीं खोल सकता, या अगर मैं किसी एक ओपीसी का मेंबर हूं तो मैं दूसरी ओपीसी का मेंबर नहीं बन सकता। मान लो आपने एक ओपीसी खोली, उसका नॉमिनी मैं हूं, मेंबर कह रहा हूं, नॉमिनी सॉरी। एक आपने एक ओपीसी खोली, उसका नॉमिनी मैं हूं, तो अब मैं किसी और ओपीसी का नॉमिनी नहीं बन सकता और आप भी कोई और ओपीसी नहीं खोल सकते। मतलब एक नेचुरल पर्सन सिर्फ एक ही ओपीसी खोल सकता है और एक ही ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है। ये कंडीशन उसको माननी पड़ेगी। अगला, where a natural person being a member of OPC in accordance with the rule become a member in other such company by virtue of his being a nominee in that OPC, such person shall be meet eligibility criteria with a period of 182 day। क्या बोला? इसको ध्यान से क्या कह रहा है सुनिए ध्यान से। मैं आपको एग्जांपल के समझाता हूं, फिर आप दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है ना? मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, फिर इसको दोबारा पढ़ते हैं। देखिए, मान लो मिस्टर ए एक 1% कंपनी के क्या थे? ओपीसी थे। अभी मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले रूल में मैंने बताया कि कोई पर्सन एक से ज्यादा ओपीसी नहीं खोल सकता, 1% कंपनी नहीं खोल सकता, ठीक है ना? और एक से ज्यादा ओपीसी का नॉमिनी नहीं बन सकता। इसका मतलब मिस्टर ए ने एक 1% कंपनी खोली और मिस्टर ए दूसरी 1% कंपनी के नॉमिनी है। इसके तो मेंबर हो गए, और इसके नॉमिनी है, ठीक है सर? और दूसरी 1% कंपनी का जो मेंबर है वो मिस्टर बी है। तो मिस्टर बी ने क्या करा? एक नॉमिनी बना रखा है मिस्टर ए को अपनी 1% कंपनी का, और मिस्टर ए की खुद की 1% कंपनी है। तो ये कंडीशन तो गलत नहीं है, क्योंकि ये लिखा था कि 1% कंपनी एक नेचुरल पर्सन एक से ज्यादा 1% कंपनी एक से ज्यादा 1% कंपनी का नॉमिनी नहीं बन सकता। तो इसने तो एक ही कंपनी का इसने तो अपनी एक ही 1% कंपनी खोल रखी है और ये एक ही 1% कंपनी का नॉमिनी है, तो सिंगल है, सेटिस्फाई है कंडीशन। अब कहानी क्या होती है? पलट जाती है। कहानी क्या होती है कि ये मिस्टर बी मर जाता है, ये इसकी डेथ हो जाती है, और जैसे इसकी डेथ होती है तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि प्रोविजन कहता है कि जैसी किसी पर्सन की डेथ हो जाए, जो मेंबर था इस ओपीसी का, उसका नॉमिनी ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाएगा। तो अब मिस्टर ए इसके भी मेंबर है और मिस्टर ए इसके भी मेंबर बन गए। तो अब मिस्टर ए के पास दो ओपीसी आ गए, तो क्या उसको अब एक ओपीसी छोड़नी पड़ेगी? क्योंकि जो मेन मेंबर था वो तो मर गया, और मरने के बाद जो नॉमिनी होता है वो ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाता है। तो नहीं दोस्तों, ये गलत नहीं है, ये ठीक है। इसलिए तो कंडीशन में लिख दिया क्या, पर कंडीशन ये है कि भाई मिस्टर ए प्रीसीडिंग ईयर में 182 से ज्यादा रहे हो, 182 से डे से ज्यादा रहे हो बस। अगर वो पिछले साल इंडिया के रेसिडेंट थे तो हम कहेंगे, अगर वो रेसिडेंट इन इंडिया है तो कहेंगे कि वो 2 ओपीसी के मेंबर बन सकते हैं। हालांकि पहली कंडीशन उसने, क्या मिस्टर ए ने ये वाली ओपीसी खोली थी? नहीं खोली सर, उसने तो नहीं खोली, उसने तो ये वाली ओपीसी खोली है। तो हम ये कहेंगे ना कि मिस्टर ए ने तो एक ही ओपीसी खोली है। हाँ भाई, वो रूल के अकॉर्डिंग या प्रोविजन के तहत वो एक मेंबर बन गए दूसरे ओपीसी के, तो ये गलत नहीं है। यही समझाना चाह रहे हैं कि आप कहीं कहो कि यार सर ये तो 2 ओपीसी का मेंबर है, तो ये तो गलत है, क्योंकि पहला रूल कहता है कि एक ओपीसी से ज्यादा मेंबर वो नहीं बन सकता, एक से ज्यादा ओपीसी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता। तो एक मिस्टर ए ने एक से ज्यादा ओपीसी इनकॉर्पोरेट तो नहीं करी, उसने तो अपनी ओपीसी खोली है। हाँ, वो नॉमिनी के तहत मेंबर बना है, तो ये गलत का है। इनकॉर्पोरेशन तो उसने एक ही ओपीसी करी, उसने क्या 2 ओपीसी खोली? नहीं, एक ओपीसी खोली और एक में वो नॉमिनी के तहत मेंबर बना है, तो गलत नहीं है, यही समझाना चाह रहा है। वेयर अ नेचुरल पर्सन बीइंग अ मेंबर ऑफ ओपीसी इन अकॉर्डिंग विद द रूल, अगर वो किसी ओपीसी का मेंबर बन गया है, बिकम अ मेंबर ऑफ सच अनदर कंपनी, एक ओपीसी का तो मेंबर है ही वो, ठीक है, बिकम अ मेंबर, वो दोबारा मेंबर बन गया अनदर सच कंपनी के, और किसकी वजह से? क्योंकि वो उस कंपनी का क्या था? नॉमिनी था। उस ओपीसी दूसरी ओपीसी का क्या था? नॉमिनी था। तो उसको एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी, सच पर्सन शैल मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद द पीरियड ऑफ 182। अगर वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर 182 दिन से ज्यादा रहता है और 182 दिन रहता है, तो हम कहेंगे हाँ, वो 2 ओपीसी का मेंबर बन सकता है, पर उसने खोली एक इनकॉर्पोरेशन वाली ओपीसी और एक नॉमिनी के तहत बना है, तो ये ठीक है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे क्या कहता है? आगे की कंडीशन सिंपल है। आगे कंडीशन क्या कह रहा है? कह रहा है कोई भी माइनर मेंबर या नॉमिनी ऑफ ओपीसी का होल्ड नहीं कर सकता, बेनिफिशियरी इंटरेस्ट के लिए भी नहीं कर सकता।
नो माइनर shall become a member और nominee of OPC और कैन होल्ड अ शेयर विद अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट। ना तो बेनिफिशियल इंटरेस्ट के तहत कोई शेयर इशू कर सकता, शेयर होल्ड कर सकता है, ना ही वो मेंबर बन सकता है और ना ही वो नॉमिनी बन सकता है। जो ओपीसी है वो सच ओपीसी, सच कंपनी का मतलब क्या है, सच ओपीसी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेट और कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी। सच कंपनी वो कंपनी ना तो सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है ना इनकॉर्पोरेट कर सकती है, ना तो वो, जैसे ओपीसी सेक्शन 8 मतलब एनजीओ वाली कंपनी होती है, एनपीओ वाली, सेक्शन 8 कंपनी नहीं खोल सकती। मेरी ओपीसी है तो मेरी ओपीसी दूसरी एनजीओ नहीं खोल सकती, या मेरी ओपीसी कन्वर्ट नहीं हो सकती दूसरी ओपीसी में। ठीक है सर, तीसरी बात, सच कंपनी मतलब सच ओपीसी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इन सिक्योरिटी ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। तो वो कंपनी कहीं पर भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, कहीं पर पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती, कैरी नहीं कर सकती। अपना काम करो, आप कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, कि सिक्योरिटी बॉन्ड में पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते। कंडीशन आपको माननी पड़ेगी अगर ओपीसी खोलना चाहते हो तो। नो सच कंपनी कैन कन्वर्ट वॉलंटरी इन एनी काइंड ऑफ कंपनी अनलेस 2 ईयर हैव expired from the date of incorporation of OPC except threshold limit of paid up share capital is increased beyond 50 lakh and its average annual year turnover relevant period of 2 crore rupees। अगर कोई ओपीसी चाहती है कि वो कन्वर्ट हो जाए किसी प्राइवेट कंपनी में तो उसको कुछ लिमिट माननी पड़ेगी। पहली लिमिट क्या है, सुनना ध्यान से। पहली लिमिट क्या है कि उसको ओपीसी चलाए हुए 2 साल हो चुके हो। मतलब मेरी एक ओपीसी है, आपने एक 1% कंपनी खोली, आपको 1% कंपनी खोलते हुए 2 साल हो चुके हैं, एक्सपायर हो गए, कि आप 2 साल तक 1% कंपनी तक खोले रहे थे। 2 साल बाद आप चाह रहे हो कि मैं किसी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाऊं, या ऐसा मत करूं कि इसको बंद करो फिर नई प्राइवेट कंपनी खोलो, नहीं, मैं चाह रहा हूं 1% कंपनी को कन्वर्ट कर लूं प्राइवेट कंपनी। कंडीशन सुन लो, क्योंकि आगे आपका कन्वर्जन आएगा। आगे लास्ट पॉइंट में यही समझाना है मुझे आपको कल, कि कन्वर्जन कैसे करें किसी प्राइवेट कंपनी को ओपीसी में, और एक आता पॉइंट ओपीसी से भी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाता है, पर उसकी कंडीशन है। कंडीशन क्या है वो समझ लो। प्राइवेट कंपनी में ओपीसी तो है ही, वो तो समझाऊंगा, पर एक कंडीशन और है कि जिसमें हम ओपीसी को भी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट सकते हैं, कन्वर्ट किसी प्राइवेट कंपनी पर उसकी कंडीशन है। और कंडीशन ये है कि उसको कम से कम 2 साल हो गए ओपीसी चलाए हुए। दूसरा, उसकी 50 लाख की आपके पास से इंक्रीज होनी चाहिए, बियॉन्ड 50 लाख से उसकी शेयर कैपिटल हो, 50 लाख से ज्यादा की शेयर कैपिटल हो, और उसका एनुअल टर्नओवर एवरेज ड्यूरिंग अ रेलिवेंट पीरियड, जिस साल वो ओपीसी में कन्वर्ट होना चाहता हो उस साल उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर या उससे प्रीवियस ईयर में एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ क्या एक्सीड करे, 2 करोड़ से क्या करे, एक्सीड करे। 50 लाख से पेड शेयर कैपिटल इंक्रीज हो, 2 करोड़ से एक्सीड करे, और उसको 2 साल चलाए हुए हो चुके हो ओपीसी, तब वो ओपीसी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्जन कर सकती है। नो सच कंपनी कैन कन्वर्ट वॉलंटरी इनटू, वॉलंटरी अपनी इच्छा से नहीं कर सकती एनी प्राइवेट कंपनी अनलेस जब तक उसको 2 साल ना हो गए हो। हाँ, ऐसे नहीं है कि कर ही नहीं सकती, नो सच कंपनी कैन, वो कह रहा है वॉलंटरी नहीं कर सकती, अपनी इच्छा से नहीं कर सकती, जब मर्जी चाहे उसने क्या कर दिया, ओपीसी ने प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर लिया ना। कंडीशन है सर 3, पहली कि उसको कम से कम 2 साल हो गए हो इनकॉर्पोरेशन से, मतलब आज उसने अगर इनकॉर्पोरेट करी आज की डेट पर तो आज से 2 साल हो गए हो उसको काम करे हुए ओपीसी में। 2 साल बाद अगर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से बियॉन्ड करे और उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से बियॉन्ड करे, एक्सीड करे, तभी वो ओपीसी किसी भी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, एनी काइंड ऑफ कंपनी में। अच्छा, एनी काइंड ऑफ प्राइवेट भी नहीं लिखा, एनी काइंड ऑफ कंपनी लिखा है, मतलब वो पब्लिक कंपनी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि हमारा अगर लिखता तो एनी काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी लिखता ना, तो किसी भी कंपनी में कर सकते हैं। नो सच कंपनी कैन कन्वर्ट वॉलेंट्री, अपनी इच्छा से कन्वर्ट नहीं हो सकती अनलेस, जब तक उसको 2 साल ना हो गए हो फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द ओपीसी, एक्सेप्ट उसको कम से कम ये थ्रेशोल्ड लिमिट तो आपको माननी पड़ेगी, एक्सेप्ट कि उसकी शेयर कैपिटल इंक्रीज होनी चाहिए 50 लाख से और उसका एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड होना चाहिए, तभी वो किसी कंपनी में कन्वर्ट कर सकती है। अब बेनिफिट क्या है 1% कंपनी खोलने के, 1% कंपनी खोलने के बेनिफिट क्या है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नॉमिनी का कॉन्सेप्ट, पेनल्टी, मैनेजमेंट्स, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जल्दी हो जाएंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम इतना कवर कर लेंगे अपने चैप्टर को, बेनिफिट्स, और लास्ट हम पढ़ रहे हैं कि 1% कंपनी के खोलने के क्या बेनिफिट है। The concept of 1% company is quite revolutionary. It gives a individual entrepreneurship all the benefit of company which mean they will get a credit, bank loans, access to market, limited liability and legal protection available to the company.
कहता है सर 1% कंपनी खोलने का एक बेनिफिट ये है कि पहले 1% कंपनी नहीं खोल पा रहा था, तो उसने क्या करा, वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर पा रहा था अपनी, मतलब अकेला पर्सन अपना बिजनेस नहीं चला पा रहा था। तो इसने एक रिवोल्यूशनरी लाया, एक नया सा चीज़ लेकर आया कि 1% कंपनी भी खोली जा सकती है और 1% चाहे तो अपना एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। क्योंकि 1% जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो एंटरप्रेन्योर होता है ना वो, तो एंटरप्रेन्योर कर सकता है। इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे, बैंक द्वारा लोन मिल सकता है, क्रेडिट मिल सकता है ना, लिमिटेड लायबिलिटी मिल सकती है, लीगल प्रोटेक्शन मिल सकती है, मार्केट को आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये बेनिफिट होता है कंपनी खोलने का। प्रायर टू न्यू कंपनी एक्ट 2013, जब न्यू कंपनी एक्ट 2013 है कमिंग into effect, at least 2 shareholder will required to start a company। जब न्यू कंपनी 2013, जे ईरानी साहब ने क्या कहा था, कंपनी बनाई थी, उसमें ये प्रपोज करा था कि यार 1% कंपनी भी खोलो, है ना। तो यहाँ पर जब नया कंपनी एक्ट आया था तो कम से कम 2% ही कंपनी खोल सकते थे कोई भी, मतलब प्राइवेट कंपनी, और पब्लिक मतलब मिनिमम 7 चाहिए था। तो अगर आप प्राइवेट कंपनी में खोलना चाहते हो कम से कम 2 चाहिए थे, है ना, न्यू कंपनी एक्ट के तहत। बट नाउ द कंसेप्ट ऑफ 1% कंपनी विल प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर स्मॉल बिजनेसमैन एंड ट्रेडर इंक्लूडिंग दोज वर्किंग इन एरिया लाइक हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एंड पोल्ट्री। तो अब छोटे छोटे बिजनेस जो होते हैं वो चाहते हैं कि यार हमारी भी कंपनी हो, है ना, और हमारी कंपनी हो, तो वो उसको कहता है वो अकेला काम करते हैं, पर वो चाहते हैं यार अकेला काम करता हूं मैं, दूसरे को क्यों लग गया हूं जबकि मैं अकेला करता हूं। तो कम से कम कंपनी खोलने के लिए पहले 2 चाहिए थे। तो अब नया कॉन्सेप्ट आने की वजह से छोटे छोटे बिजनेसमैन भी 1% भी अपनी कंपनी खोल सकता है, कंपनी नाम से, प्राइवेट लिमिटेड नाम से कर सकता है। बहुत बढ़िया है। अर्लियर दे आर वर्किंग एन एडिशन वेपन। हाँ, जब छोटे छोटे जो व्यापारी होते हैं, जैसे कि कोई पर्सन है, मैं एक मान लो मैं कोई कार ठीक करने वाला पर्सन हूँ, तो अब मैं अपनी कंपनी नहीं खोल सकता क्योंकि मुझे दूसरा पर्सन भी चाहिए। मैं दूसरे पर्सन का इंतजार करूंगा, नहीं तो जब तक दूसरा पर्सन नहीं मिलेगा मुझे सही सा, तो मुझे किसी के अंडर काम करना होगा। अब इस कॉन्सेप्ट के आने की वजह से क्या हुआ कि अगर मेरे अंदर, मैं अगर मैकेनिक हूं और मैं चाहता हूं कि यार मेरी खुद की कंपनी हो, तो मैं छोड़ दूंगा और अपनी कंपनी खुद की खोल दूंगा, मुझे दूसरे पर्सन की नीड नहीं है। तो एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इस चीजें। अर्लियर दे आर वर्किंग एज एन आर्टिस्ट एंड were on their own, so they did not have a legal entity of a company, but now OPC will help to do business and वही कहानी है कि वो किसी के लिए काम करते थे, किसी के अंडर काम करते थे लोग, क्योंकि उनको दूसरा पर्सन भी चाहिए होता। अब जब तक सही दूसरा पर्सन नहीं मिलेगा वो कंपनी कैसे खोल सकता है। तो अब ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। 1% कंपनी आने के बाद बहुत सी अपॉर्चुनिटी स्मॉल बिजनेस वालों को खुली, जो किसी के अंडर काम कर रहे थे वो अपनी एंटिटी खोलकर अब काम कर सकते हैं। तो ये कुछ पेपर के लिए रेलिवेंट नहीं है, अपने आप भी बनाकर लिख सकते हो उसको। तो यार फर्दर द अमाउंट ऑफ कंप्लाइंस बाय 1% कंपनी मच लेसर द टर्म्स ऑफ फिलिंग। और ये भी कह रहा है लास्ट में कि जब आप 1% कंपनी खोलते हो और प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी खोल सकते हैं, तो वहां पर कंप्लाइंसेस ऑफ रूल्स ज्यादा अप्लाई होते हैं एज कंपेयर टू 1% कंपनी में सबसे कम होते हैं। इसलिए 1% कंपनी की एक बेनिफिट्स है, जैसे कि यहाँ पर फाइलिंग नहीं करनी होती, बैलेंस शीट, ऑडिट, ऐसा कोई झंझट नहीं है। 1% कंपनी है विल हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द मार्केट एंड होलसेलर रिटेलर। द न्यू कॉन्सेप्ट विल बी बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज। फर्दर द अमाउंट ऑफ कंप्लाइंस बाय 1% कंपनी द टर्म्स ऑफ फाइलिंग। देखो यहाँ पर क्या, जब रिटर्न फाइल करनी होगी तो उसमें कंप्लाइंसेस कम लगेंगे, बैलेंस शीट बनानी होगी कंप्लाइंसेस कम लगेंगे, मतलब रूल्स कम लगते हैं। अब आपको पता चलेगा आगे आगे क्या कितने सारे रूल्स अप्लाई करने होते हैं, तो आप भी दम तोड़ दोगे, कह रहा है कौन ही खोले, इसका दिमाग झंझट, है ना। तो उसके लिए अलग से पर्सन रखना पड़ेगा आपको, अगर आपकी कंपनी है, कि हाँ भाई वो चीज को, इन सारी चीजों को ध्यान में दे, बैलेंस शीट, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, ये सब चीजें ध्यान में दे, ऑडिट, ये सब। जबकि 1% कंपनी खोलने में बेनिफिट है, इनमें कंप्लाइंसेस कम होते हैं, करना तो ये भी पड़ता है पर थोड़ा कम कम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स है, और ये आप खुद अपने आप भी बनाकर लिख सकते हो, जरूरी नहीं यही छापना, अपने आप भी बनाकर लिखेंगे तो चलेगा। अब नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नॉमिनी का, क्योंकि इसमें नॉमिनी ही 1% कंपनी का, एक तो डेफिनेशन जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो, और एक नॉमिनी पार्ट, यही 2 पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट पेपर में आने के लिए। 1% कंपनी का नॉमिनी वाला पार्ट बहुत आता है पेपर में। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कवर करेंगे। आज की क्लास को यही पसंद करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस।